नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा। आपको एक किताब दिख रही है, हौसले की ऊंची उड़ान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी के लेखक सुरेंद्र मोहन IRS, जो कि अधिकारी हैं। इस किताब के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ में हम चर्चा करेंगे उनकी पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन के बारे में। क्या शुरुआती संघर्ष रहा उनका, कैसे इस ओहदे तक पहुँचे हैं। और इस किताब में वैसे इन्हीं की बायोग्राफी है। इसमें बड़ा कठिन परिश्रम इसमें बिल्कुल उकेरा गया है, एक अलग तरीके के शब्दों के साथ। तो हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किताब से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि हमें आपके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं सच बताएं तो किताब मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे जो इससे जो पहले दूसरे एडिटर थे साहित्य पर चर्चा के, उन्होंने किताब पढ़ी थी। पहले आपका प्रोग्राम उन्हीं ने कवर किया था। सत्य बात तो यही है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शुरुआती जीवन कैसा रहा आपका। देखिए, मेरा शुरुआती जीवन बहुत गरीबी में बीता हुआ है। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक बहुत एक्यूट पॉवर्टी होती है, बहुत ज़्यादा निचले दर्जे की गरीबी होती है, उसमें मेरा प्रारंभिक जीवन बीता है। और उसके बाद कठिन संघर्षों के बाद जो है मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब उस जो गरीबी थी उसका मैंने पूर्ण विवरण इस पुस्तक में दिया हुआ है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यथार्थ है जो भोगा हुआ यथार्थ है। और इसको समझने के लिए आपको उस बिंदु पर सोचना होगा जहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। अगर आपने उस जीवन को जिया नहीं है तो आपके लिए समझना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा, आपको वो एक काल्पनिक लगेगा। लेकिन अगर आपने वो जीवन जिया है या उस जीवन के समीप कभी रहे हैं, तभी आप उसको समझ पाएंगे। शुरुआती शिक्षा आपकी गांव में ही हुई है या किसी शहर में? जी, शुरुआती शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है। उसके बाद फिर मैं शहर पढ़ने के लिए आ गया और उसके बाद फिर मैं महानगर पढ़ने आ गया, लखनऊ में। तो आप गांव से पढ़ने के बाद, मतलब गांव की पढ़ाई आपकी ख़त्म हो गई, इसके बाद आप लखनऊ शहर आ गए। तो इंजीनियरिंग आपने शायद की है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। नहीं, मैंने BA किया है। अच्छा। और BA मैंने अपने शहर सीतापुर से ही किया है। जी जी। उसके बाद फिर मैं परास्नातक करने लखनऊ आ गया। तो परास्नातक किस सब्जेक्ट से किया? मैंने लोक प्रशासन विषय से परास्नातक किया। इसलिए तो फिर ये तो बनता ही है ना, एक सिविल सेवा में मतलब जाना, क्योंकि आप सब्जेक्ट आपका शुरू से वही रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने पहले से ही मन बना लिया था कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा। जाने का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा और उसमें मैं लोक प्रशासन एक विषय रखूंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे परास्नातक फिर उसी विषय में करना चाहिए, जिसको लेकर मैं आगे तैयारी करने वाला हूँ। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने शायद बीच में कभी टीचिंग भी की है अपने स्ट्रगल टाइम पीरियड में। जहाँ तक टीचिंग की बात है तो मैं आपको बता दूं कि 10+2 या इंटर के बाद मैंने हमेशा ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। और उसके अलावा जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैं साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी था। तो मुझे काफ़ी वृहद अनुभव है टीचिंग का, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल रही हो, चाहे वो स्कूल के स्तर पर रहा हो, मुझे काफ़ी वृहद अनुभव है। तो अभी भी अपने जूनियर या अपने परिवार या फैमिली के किसी कुछ लोग आपसे जो छोटे हैं उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं? क्योंकि शनिवार रविवार मुख्य रूप से मेरा अवकाश रहते हैं। जी। और अगर आप कभी मुझे उन दिनों में देखें तो मेरे आसपास के कम से कम 7-8 बच्चे आ जाते हैं जो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, और मैं उन सबको पढ़ाता हूँ। मैं बहुत से लोगों को बिना पैसे के IAS की तैयारी के लिए भी मैं उनको तैयार करता हूँ, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ। कोई कंटिन्यूअस और लगातार कोचिंग में नहीं देता हूँ, लेकिन जिन विषयों में उनको समस्या होती है उनसे बात करके मैं निश्चित रूप से उन सबकी हेल्प करता हूँ। तो ऐसे भी बहुत से छात्र मेरे पास आते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं और ऑनलाइन मोड में भी आते हैं। तो मैं उनकी भी पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं उनका भी सहयोग कर पाऊँ। मतलब सीधे तौर पे आप डाउट क्लासेस मतलब करवाते हैं? जी, नहीं, डाउट भी और फंडामेंटल्स भी। जिसको जिस तरह की दिक्कत है, अगर कोई नया है तैयारी के दौरान तो मैं उसको फंडामेंटल्स भी बताता हूँ। अगर कोई तैयारी का एक स्तर प्राप्त कर चुका है लेकिन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको देखकर भी उनको तैयार करने का प्रयास करता हूँ। जी, आपने ये किताब पूरी अपने जीवन के बारे में लिखी, एक बायोग्राफी।
तो शुरुआत से क्या रहा और अंत में तो शायद जाहिर सी बात है, जब आप अधिकारी बन गए, आईआरएस अधिकारी बन गए, उस समय लास्ट इसका अंतिम पड़ाव रहा होगा किताब का। तो संक्षेप में आप कोशिश कर रहे हैं मैं बताने की पूरी कहानी इसमें क्या है? देखिए, ये एक ऐसे छात्र की कहानी है जो जिसको दुनिया का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। उसको उसके घर में कोई सिविल सेवक नहीं है। सिविल सेवक अगर छोड़ दें तो कोई छोटी मोटी नौकरी वाला भी नहीं है। दैनिक मजदूरी से घर चलता है। उसे कुछ नहीं पता है कि यूपीएससी क्या होता है, उसे नहीं पता है कि तैयारी कैसे होती है, उसे ये भी नहीं पता है कि क्या सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन एक दिन जब वो स्नातक का छात्र होता है और अखबारों में तत्कालीन डीएम के चर्चे सुनता है, तो उसे इस विषय में बड़ा उसके वो अंदर से आंदोलित होता है। उसको बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो सोचता है कि क्या मैं भी डीएम या इस जैसा कुछ बन सकता हूँ। और मैंने पुस्तक में भी लिखा है, ये ख्याल आते ही उसके फेफड़े उसके मुंह में आ गए। तो कितना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह से निम्न आर्थिक वर्ग के समाजों में होता है कि आईएएस को लेकर तरह तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित होती हैं कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एग्जामिनर अपना रुमाल गिरा देगा, आपने रुमाल उठाया तो वो कहेगा भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि आप तो चपरासी वाला काम कर रहे हो, तो चपरासी बनो। मैंने ये सब चीज़ें लिखी। हाँ, भ्रांतियाँ फैली हैं। तो मैंने पुस्तक में लिखा ये भी है। तो मतलब कितनी भ्रांतियाँ होती हैं और किंवदंतियाँ होती हैं उससे संबंधित। तो वो सारा उस छात्र के जीवन में होता है। किसी तरह से वो अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ता है और अंत में सफल होता है। लेकिन ये पुस्तक उस सफलता पर ख़त्म नहीं होती है, पुस्तक उससे कहीं आगे जाती है। और यही एक चीज़ इस पुस्तक को बाज़ार की अन्य पुस्तकों से अलग करती हैं। अन्य पुस्तकें जहाँ पर तैयारी का एक संघर्ष दिखाते हुए सफलता पर ख़त्म होती हैं, ये पुस्तक पात्र की मृत्यु पर ख़त्म होती है। और जो जीवन दर्शन इस पुस्तक में दिया गया है वो यही दिया गया है कि जीवन में कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती है। अगर आपको लगता होगा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो वो अंतिम सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा जीवन में रहते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। तो संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे आप किसी ओहदे पर पहुंच जाएं, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी बन जाएं, संघर्ष तब भी रहेंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी रहेंगे और आपके प्रोफेशनल जीवन में भी रहेंगे। उन्हीं संघर्षों को दिखाती हुई ये पुस्तक है जो बड़े परिदृश्य को कवर करती है। और इसका जो जीवन दर्शन है वो बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है। जी, किताब में की जानकारी के अनुसार, जहाँ हालांकि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, इस कहानी में आपके 18+ जब आप रहे होंगे उस टाइम का भी थोड़ा जिक्र मिलता है। जो कहानियाँ जो होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, आप समझ गए होंगे। तो क्या घटना रही थी वो कि उस समय भी आप मतलब थोड़ा डिस्टर्ब तो हुए थे? देखिए, ये पुस्तक जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस विषय पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, मैंने कोई भी पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर को केंद्र में लिखी गई हैं। या राजधानियों में हर राजधानी में कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनको केंद्र में लेकर लिखी गई हैं। लेकिन ये पुस्तक थोड़ी अलग है। ये एक तरुण के जीवन से शुरू होती है जो 16-17 साल का है, और ये सफलता और उसके आगे तक जाती है। और उस जीवन में तरुणाई की उम्र में उस जीवन में जो गलतियाँ होती हैं वो इस पात्र से भी होती हैं। और वो गलतियाँ क्या है, वो जीवन का एक हिस्सा है, मैं उसको गलतियाँ नहीं कहूँगा। और आपको आश्चर्य होगा कि इस पात्र को अपने जीवन में 2 बार प्रेम होता है, एक बार नहीं, और दोनों बार प्रेम ट्रू वाला होता है सर, वो ट्रू वाला होता है। अब मैं तो मानता हूँ कि प्रेम सारे ही ट्रू होते हैं, चाहे अगर 10 भी हों तो वो भी ट्रू ही होते हैं। तो 2 बार प्रेम होता है और दोनों बार वो प्रेम आप प्राप्त रहता है, वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपको ये अपनी कहानी लगेगी, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको अपना प्रेम प्राप्त होता हो। अगर प्राप्त भी हो गया तो शायद वो पहला ना हो। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाई जरूर देती है लेकिन प्राप्त नहीं होती है। तो वो सारी घटनाएं इस पात्र के जीवन में भी होती हैं कि प्रेम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, तैयारी भी होती है, संघर्ष भी होता है, खाने पीने का संघर्ष है, किताबों का संघर्ष है, महबूबा का संघर्ष है, हर तरह का संघर्ष आपको इस पुस्तक। बीच में हम टोकना चाहेंगे आपको,
तो ज़्यादा इफेक्ट किसने डाला कि वो जब आपने उस डीएम को जब देखा, मतलब किसी जिलाधिकारी को आपने देखा कि मुझे ऐसा कुछ भरना है, या उस समय कि जब एक वो लाइन चलती है फिल्म की कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो क्या दोनों में मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? नहीं, जैसा जो आजकल बहुत प्रचलित है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो परिस्थितियाँ तो इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन ये पुस्तक परिस्थितियों के आधार पर चलती है, तो जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं वैसा ही और पैरेलल घटनाएं घटती हैं। एक तरफ मन बना लिया है कि तैयारी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम हो जाता है। एक तरफ मन बना लिया है कि नहीं, जीवन में कुछ करना है और शायद इसलिए करना है कि प्रेम को प्राप्त करना है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं और बदली हुई परिस्थितियों में माना स्थिति बदलती है और आपकी प्रायिकताएँ, आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो भी बदलती हैं। तो सारा खेल घटनाओं का है। इस पुस्तक के केंद्र में घटनाएं ही आपको मिलेंगी, ना प्रेम केंद्र में है ना तैयारी केंद्र में है, घटनाएं प्रेम में आपको केंद्र में मिलेंगी। तो आप सिविल सेवा की जब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपने लखनऊ में रह के तैयारी की है या प्रयागराज या दिल्ली? नहीं, मैंने पूरी तैयारी अपनी लखनऊ से रहकर ही की है। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, और दिल्ली मैं पहली बार अपना इंटरव्यू देने गया था। और प्रयागराज तो मैं एक बार गया हूँ, वो भी मेरे ख्याल से एक रात के लिए, तो उसका तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ भी मैं कभी नहीं रहा। तो मैंने पूरी तैयारी अपनी लखनऊ रह कर ही की। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली मात्र ही नहीं है सिविल अधिकारियों की खदान, लखनऊ में भी पैदा हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप घर में भी हो सकते हैं। और ये जब मैं बात कह रहा हूँ तो मैं साथ में इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर कह रहा हूँ कि ये आज के दौर की बात नहीं है, ये 2008, 9, 10 के दौर की बात है। आज की तरह इंटरनेट नहीं था, आज की तरह जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आप ऑनलाइन कोचिंग घर में बैठ के ज्वाइन कर लें। इस समय ये बात आपको आसान लगेगी, लेकिन उस समय ये बड़ा मुश्किल था, जहाँ पर आपको एक कक्षा के प्रारूप में बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तैयारी होती थी। तो उस समय भी आप ये मान सकते हैं कि ये संभव था कि आप जहाँ हैं वहीं से कर लें, लेकिन निश्चित रूप से आपको मार्गदर्शन, अगर ना सही तो पाठ्य सामग्री की ज़रूरत पड़ती ही है। उस चीज़ में जो है दिल्ली या महानगर या ऐसे सेंटर्स आपकी बहुत मदद करते हैं, और इस पात्र की तैयारी में भी इन सब ने मदद की थी। जैसे आप जब स्ट्रगल टाइम पीरियड में थे, तो यार कुछ मित्र होते हैं जो कुछ ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं, तो ऐसे आपके पास भी ऐसा एक ग्रुप रहा होगा जो सपोर्ट में रहा है? देखिए, मित्र तो निश्चित रूप से थे और मित्रों का जिक्र भी इस पुस्तक में है, लेकिन देखिए, मित्रता में कई तरह के सपोर्ट होते हैं। एक मित्र अपने आप में ही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लेकिन सारे मित्रों की एक जो एक उसमें विसंगति है, वो ये है कि सारे मित्र एक साथ संघर्ष करते हैं। तो कोई मित्र आपको आर्थिक रूप से इस तरह से तो सबल नहीं कर पाता है, कोई आपको उस तरह से सहयोग नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, एक मित्र का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी संभावना है, और ये अपने आप में एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि निश्चित रूप से आपको मदद करती है। और इस पात्र के साथ भी ऐसा हुआ है कि मित्रों के सहयोग से इसने अपने जीवन के अद्भुत पल जिए हैं, और वो पल पूरे जीवन उसके जीवन में अविस्मरणीय रहे हैं। आप अगर पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको मित्रता भी एक अलग लेवल पर आपको मिलेगी, और आपको निश्चित रूप से अपनी सी वो कहानी लगेगी। वैसे मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे जानना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, वैसे घर में आप कितने भाई बहन थे? हम 3 भाई थे और 1 बहन थी। मतलब 3 भाई हैं, 3 भाई थे, 1 बहन थी है, और 3 भाई में 1 भाई मेरे अब नहीं रहे। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मेरे घर में अब अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि उस ज़माने में मैं अपने घर का पहला व्यक्ति था जिसने हाई स्कूल पास किया था, 10वीं पास की थी। तो मेरे घर में मुझसे पहले किसी ने वो चमत्कार नहीं किया था, मेरे बाद भी नहीं किया। मतलब जब बात मैं मेरी कर रहा हूँ तो मैं उस पात्र की बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र पुस्तक में है। तो अगर आप मेरे भाई बहनों की बात करें तो वो भी हाल वैसा ही था। तो मैं पहला और आखिरी ऐसा विद्यार्थी था जिसने 10वीं पास की थी और उसके आगे पढ़ाई की थी। तो मतलब जो आपके और भाई बहन वो दूसरे किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, एक भाई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, और एक भाई की मृत्यु हो चुकी है, तीसरा मैं था, और बहन तो हाउसवाइफ है जी। तो अभी और शादीशुदा जीवन ठीक चल रहा है? बिल्कुल। हाँ, शादीशुदा जीवन बहुत है, और मेरी एक पुत्री है, और शादीशुदा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। और उस जीवन की बदौलत ही मैं ये सब काम कर पाया, मैं पुस्तक लिख पाया, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी को, जिन्होंने मेरा हर
समय साथ दिया, तो निश्चित रूप से उससे बहुत सहायता मिली। वैसे मैम को कभी समस्या नहीं होती है आपकी पुराने जीवन के बारे में, जैसे कभी किताब पढ़ ली या कोई घटना सामने आ गई कि आपका स्टूडेंट लाइफ ऐसी रही थी, तो कुछ होता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये पुस्तक मेरी आधिकारिक जीवनी है और मैंने इस बात को कभी नहीं कहा, और मैं आज लेकिन अब तो पता चल जाएगा। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ये पुस्तक मेरी आधिकारिक जीवनी नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई एस्पिरेंट्स के अनुभवों को मिलाकर एक कहानी तैयार की गई। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं अपनी पूरी कहानी लिखूंगा तो वो एक एकांकी हो जाएगी और एक पूरा परिदृश्य नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से 80% से ज़्यादा ये मेरी अपनी कहानी है। लेकिन चूंकि मैं जो लिख रहा था वो एक उपन्यास था, तो उपन्यास के साथ भी आपको न्याय करना होता है, उस विधा के साथ आपको न्याय करना होता है, इसलिए निश्चित रूप से कल्पना का कुछ सहारा लिया गया है। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आधिकारिक सच्चाई क्या है और कल्पना का क्या सहारा लिया गया है। तो पूरी पुस्तक को तो मैं अपना आधिकारिक जीवनी नहीं कहता हूँ। हाँ, 80% हिस्सा इसका जो है वो निश्चित रूप से मेरे जीवन पर आधारित है। जी, मुझे जानकारी हुई है सर कि इसका इंग्लिश वर्जन भी आने वाला है, तो क्या कब तक उपलब्ध हो जाएगा जो इंग्लिश मीडियम के जो पाठक? जी, ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी और मेरे पास बहुत से पाठकों ने मुझसे निवेदन किया था कि इसका इंग्लिश वर्जन निकाला जाए। तो इंग्लिश वर्जन पर काम पूरा हो चुका है और कवर डिज़ाइन हो चुका है। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या ढाई महीने में पुस्तक पाठकों के हाथों में होगी। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो आ रहा है वो उसका नाम है करेज टू ड्रीम। तो मतलब सपनों के लिए जो है साहस, सपने देखने का साहस, तो इस नाम से वो पुस्तक आ रही है और ये 2 ढाई महीने में आप सबके हाथों में होगी। तो अभी कोई दूसरी किताब पे भी काम चल रहा है क्या साथ में? इसके बाद मैं एक और किताब लिख रहा हूँ। जैसे मैंने पहली पुस्तक जो लिखी वो तो फिक्शन थी, कल्पना पर आधारित आप इसको कह सकते हैं। दूसरी पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं न्यूरो साइंस पर लिख रहा हूँ, ब्रेन पर लिख रहा हूँ, और वो भी मैं एस्पिरेंट्स के लिए ही लिख रहा हूँ। किसी भी तरह का एस्पिरेंट हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, नीट के हों, मेडिकल के हों, IIT के हों। उसमें मैं उसका नाम है अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ माइंड, जिसमें मैं आपको कैसे आप अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, उस विषय पर मैंने वो किताब लिखी है। और अगर आपको क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो उसका एप्लीकेशन आपको उस पुस्तक में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो आपको निश्चित रूप से वो पुस्तक बहुत मदद करेगी, अच्छी लगेगी। और अगर आप किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पुस्तक निश्चित रूप से आपको आपकी क्षमताएँ बढ़ाने में मदद करेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पुस्तक आपको अगले वर्ष फरवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की प्रतिक्रिया उस पुस्तक पर कैसी है। जी, मैं अगला प्रश्न हमारा बिल्कुल भद्दा सा है, और क्योंकि वो कॉमन है इसलिए वो भद्दा सा लगता है। कैसे मैनेज करते हैं सब, यहाँ आके जॉब, इसके बाद फैमिली के बाद फिर आप रीडर भी हैं, साथ में किताबों को पढ़ते हैं, प्रश्न लिखने का समय? निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जब आप किसी सेवा में होते हैं तो आपका दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन की बहुत सारी मूल चीज़ें आपके एक छोटी सी गलती पर निर्भर करती हैं। आपकी छोटी सी गलती भी अक्षम्य है, तो निश्चित रूप से आप कार्यालय में कोई के काम से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी आपको अपने जीवन में 14-15 घंटे मिलते हैं। और अगर आप मेरी बेटी से पूछें कि उसकी पहली विश क्या है, पहली इच्छा क्या है, तो वो यही कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा अपनी सारी किताबें डस्टबिन में फेंक दें। तो आप जान सकते हैं कि मैं बहुत फॉन्ट रीडर हूँ, मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। नहीं, आप उसकी सुनते नहीं होंगे, घूमने जाना है तो नहीं ले जाना है, तो क्या करें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है और इस बात पर मुझसे बहुत नाराज़ भी रहती है। लेकिन वो जानती है कि मेरा पहला प्रेम पुस्तकें हैं। तो आप मुझे हमेशा पुस्तकों को पढ़ता हुआ पाएंगे अपने खाली समय में। और उसके बाद फिर मेरा दूसरा सबसे प्रिय काम, या अगर सेवा को शामिल कर लें तो तीसरा सबसे प्रिय काम लिखना है। तो फिर मैं लिखता रहता हूँ। तो इसलिए मेरी पुस्तकें लाइन अप हैं प्रकाशन के लिए, और कुछ प्रकाशित हो भी गई है। मैं चर्चा का अंत करूं उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपका छात्र जीवन था, वो ख़ास तौर से जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसी शानदार घटना जो अभी भी आपके दिमाग में कौंधती रहती,
रहा था कोई ऐसा पल दोस्तों के साथ, कोचिंग्स का या फैमिली का? और निश्चित रूप से, और उस एक पल ने ही मेरा जीवन बहुत कुछ बदला है। ये बात करीब 2000 के आसपास की होगी। और मेरे किसी घर में कभी अखबार नहीं आता था, तो अखबार ना पढ़ने की आदत थी और ना कोई इस तरह का माहौल था घर में। मैं जाड़े की सुबह थी और मैं घर से बाहर निकला। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि उस समय के तत्कालीन डीएम जो है वो खुद नाले में उतर गए और नाले की सफाई करने लगे, और जो नाला 10 साल से साफ़ नहीं हुआ था वो कुछ घंटे में साफ़ हो गया। और उन्हीं डीएम साहब ने फिर सारे सरकारी टीचरों को का ट्यूशन बंद करा दिया और उन्हें बहुत क्रांतिकारी काम किया। हम रोज़ अखबार का हम घर से बाहर निकल के पड़ोस की दुकान पर जाके इस बात का इंतज़ार करते थे कि आज अखबार में उन डीएम साहब के किन कामों की चर्चा हुई है। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे जीवन को एक दिशा दी कि हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा या उसको पास करूंगा। और अब अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैंने पहली बार अपने पिता से कहा कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूं, तो उनका पहला जवाब था, ये क्या होता है? तो मैंने कहा, तो मैंने सीधे शब्दों में बताया कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। तो उनका दूसरा जो जवाब था वो था कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमको पता है कि आईएएस कैसे कौन बनता है? औकात से बाहर सोचना, कहने मतलब यही था ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाउ कैन यू डेयर टू थिंक, आप कैसे। इसीलिए मेरी दूसरी किताब का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है करेज टू ड्रीम, हाउ डिड यू डेयर टू थिंक। तो वो ऐसी घटना थी जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। तो निश्चित रूप से वो मेरे जीवन का एक ऐसी घटना है जिसने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदले। तो मैं उसी को अपने जीवन की सबसे क्रांतिकारी घटना मानता हूँ। वैसे वो आपकी एज क्या रही होगी, कौन सी क्लास रही होगी कि आप समझे कि जिलाधिकारी भी होता है, कोई डीएम होता है और इसमें अपन मेहनत करेंगे तो नौकरी लग जाती है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहली बार आपने कब सुना जिलाधिकारी के बारे में, डीएम के बारे में? ये उसी दौर की बात है, 2000 के आसपास। उस समय मैं कक्षा 12 का छात्र रहा हूँगा। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 16 या 17 साल रही होगी। तो उस समय आपके जीवन में, आपके रक्त में बड़ा उबाल सा होता है, छोटी छोटी घटनाएं आपको प्रेरित करती हैं। और उससे पहले मैं कभी किसी डीएम से मिला नहीं था, उनका कार्यालय देखा नहीं था, और घर परिवार में दूर दूर तक या कहीं भी कोई इवन पीसीएस नहीं था या कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं था किसी ठीक ठाक पद पर। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आप कभी मिले नहीं, आपने कभी जाना नहीं। लेकिन अखबार के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ उन अखबारों का जिन्होंने इस तरह की घटनाएं छापी और मेरे जैसे छात्र को प्रोत्साहित किया। जी, अगर सर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम उन जिलाधिकारी जी का नाम जान सकते हैं? उन जिलाधिकारी जी का नाम मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है। उनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सही से याद आ रहा, तो विनोद शंकर चौबे, श्रीमान विनोद शंकर चौबे था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। चलिए, तो मैं रिसर्च करता हूँ, मेरा काम है। अगर जब उनसे मुलाकात होगी तो हम जरूर ये चर्चा होगी कि आपसे बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं, जिनमें से एक सुरेंद्र मोहन सर भी हैं। ये रही किताब की पूरी कहानी, और हम सर चर्चा अंत करें, हम कोशिश करें, क्योंकि आप सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज देश के लिए। मुद्दा है, या ये कहें कि ज़रूरत है देश को। एक बहुत बड़ी भीड़ मुखर्जी नगर पहुंच रही है। हालांकि ये तो है कि अगर कोई सही तरीके से पढ़ रहा है तो वो इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर ले रहा है। ज़रूरी नहीं है अगर उसे जॉब नहीं मिली। जैसे बहुत से नीलोत्पल मृणाल एक इसका उदाहरण है। हमारे एक चंद्र प्रताप भैया हैं यादव जी, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। तो इनके लिए कुछ है आपके पास ऐसा सेलेक्टेड कि अगर कोई इसमें सीरियसली जाना चाहता है या कोशिश कर रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसी वो बाउंड्री को उन बाउंड्री के सहारे वो चले? देखिए, अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे तो एक उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने का ये भी था कि जो सिविल सेवा परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सही उचित मार्गदर्शन मिले। और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें कोचिंग मार्गदर्शन के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो मैंने अपनी पुस्तक में दिखाया है कैसे एक ऐसा लड़का जिसको कुछ भी पता नहीं है इस परीक्षा के बारे में, वो अपनी राहें खुद ढूंढता है, गलतियाँ करता है, गलतियों से सीखता है और फिर सही राह पर पकड़ता है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इस परीक्षा के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा और आपको बहुत सहायक होगी ये पुस्तक। ये ऐसा मैं ही नहीं मानता हूँ, बहुत सारे पाठकों ने मुझे बताया है कि ये निश्चित रूप से पुस्तक बहुत सहायक रही है। रही बात भीड़ की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस परीक्षा के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये परीक्षा
स्कूल की परीक्षा और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से एकदम अलग है। तो चूँकि आप 12-15 साल जिस पैटर्न में आपने पढ़ाई की है, जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता चलता है वो पैटर्न तो आपके किसी काम का नहीं है। इससे पहले आप क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, किताब का पढ़ा लिख लेते हैं और आपके नंबर आ जाते हैं, आप टॉप कर जाते हैं और आप सोचते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन इस परीक्षा में क्या होता है कि ज़्यादातर हिस्सों में किताबें आपके काम नहीं आती। किताबों में का लिखा कंटेंट अगर आप लिख के आते हैं तो आपको रटे रटाए कंटेंट पर नंबर नहीं मिलते। इसलिए एक बड़ी भीड़ जो है वो असफल परीक्षार्थियों की रहती है। तो इस परीक्षा को देने से पहले, इसकी तैयारी से पहले आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये परीक्षा आपसे मांगती क्या है। ये परीक्षा आपसे मौलिकता मांगती है। ये परीक्षा मांगती है कि आप अपनी सोच में मौलिक हों। ऐसा ना हो कि किसी लेखक ने अपनी किताब में कुछ लिख दिया, आपने भी उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने उसको लगा दिया, आपको नंबर आएंगे, आपको नहीं आएंगे। तो एक तो आपकी मौलिकता होनी चाहिए, आपका अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए, आपका अपनी अवधारणा भले ना हो लेकिन उस अवधारणा पर अनुभव आपका अपना होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको एनालिटिकल अप्रोच में होना होगा। एनालिटिकल अप्रोच का ये मतलब है कि जैसे हम पूरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल लेवल पर हम फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट रट लिया, उस फैक्ट को लिख दिया, नंबर मिल गए। लेकिन यहाँ पर आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। अगर आप ये जानते हैं कि न्यूटन का पहला नियम ये है, तो यूपीएससी आपसे न्यूटन का पहला नियम नहीं पूछेगी, उसका एप्लीकेशन पूछेगी। और एप्लीकेशन आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक आप अप्रोच में एनालिटिकल नहीं हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 अप्रोच और रखनी पड़ेंगी, ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल। मान लीजिए कोई इशू इंडिया में है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका क्या हाल है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी क्या उपलब्धता है, वो कितना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे आप कास्ट सिस्टम को अगर इंडिया में लें तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या कहीं कास्ट सिस्टम है, आपको वो देखना पड़ेगा। या अगर आप देखें कि अमेरिका में आप देखें तो वहाँ पर आपको नस्ल भेद मिलेगा। तो जब आप वहाँ का नस्ल भेद एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखिए क्या क्या इंडिया में या किसी और देश में भी उस तरह का है, तो आपको ग्लोबल टू लोकल होना पड़ेगा। जब आप पंचायत की बात करें तो आपको केवल इंडिया की पंचायत की अगर बात करें तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि बाकी देशों में ग्रास रूट लेवल पर किस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, तभी आप इस परीक्षा में आप सफल हो पाएंगे। तो इस तरह की अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है, जो यूजली हमारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के करिकुलम में मिसिंग है। अभी थोड़ा सा अप्रोच बढ़ रहा है लेकिन यूजली मिसिंग होती हैं, तो आपको वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब कॉपी पेस्ट को छोड़कर आपको रिसर्च का पूरा तरीका अपनाना होगा। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट से आपका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक किताब पढ़ ली और आपने सोचा मैं यही लिख दूंगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। किताब पढ़ने के बाद आप उस विषय में सोचिए, जितना आप सोच पाएंगे, जितना विस्तार से आप सोच पाएंगे, न्यूज़पेपर मैगजीन से सपोर्ट लेकर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा। जब मान लीजिए आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं, आप पंचायती राज पढ़ के किताब पढ़ के आप उत्तर लिखाएंगे, आपको नंबर नहीं आएंगे। आप ये देखिए कि आपके गाँव में पंचायती राज का क्या हाल है, क्या समस्याएँ हैं, क्या अच्छे अनुभव रहे हैं, क्या लाभ मिला है, कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, क्या महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, क्या जो महिला प्रधान है उसकी चल रही है या प्रधान पति की चल रही है। तो आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जब आप वो चीज़ें लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर आएंगे। लेकिन आपने अगर किताब पढ़ के ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है पंचायती राज का, आपको नंबर नहीं आएंगे। तो आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा और एनालिटिकल अप्रोच रखनी होगी। जी, तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र मोहन जी को और हम कर रहे थे उनके ऊपर चर्चा और साथ में किताब पर। अगर आप सिविल एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ी कारगर साबित होगी। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं स्ट्रगल के रूप में। आप अगर छात्र हैं तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर सकारात्मकता लानी है अपने जीवन में तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तो वैसे भी ऐसी किताबों को मिस ना करें, ख़ास तौर से इस किताब को। अब अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी नए लेखक से, नए मेहमान से। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र कि आप इतनी दूर से आए, तो इतना सफ़र में, इस बारिश में आपने सफ़र किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।